नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बंगाल में वोट पड़ रहे हैं। लगभग ये प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं घड़ी 12 बजा रही है। कुछ ही मिनट में ये आपके समक्ष होगा। तब तक का जो हाल है कि बीजेपी के जो वहां मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी, उनसे मीडिया बातचीत करती है तो वो कहते हैं कि सनातन के नाम पर हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। क्या पिछले इतने दिन में हिंदू एक नहीं कर पाए? ये वही 152 विधानसभा सीटें हैं जहां 59 सीटें बीजेपी जीती थी। मतलब 77 में से 59 इसी इलाके में जीती थी। बीजेपी के जो चाणक्य हैं, बीजेपी के जो गणतज्ञ पत्रकार हैं, वो इस 152 में से बीजेपी को अब 105 सीटें देते नजर आ रहे हैं। इन 52 सीटों में बीजेपी लगभग 6 या 7 सीटें 1000 के कम मार्जिन से जीती थी। 15 सीटें 5000 से कम के मार्जिन में थी। 20 सीटें 10,000 से कम के मार्जिन में थी। अब सवाल यह है कि जो वहां की स्थितियां हैं, वोट पड़ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, परसेंटेज क्या निकल के शाम तक आता है। सबसे बड़ी बात यह है विनू जी, अब तक क्या खबर है बंगाल के चुनाव को लेकर आपके पास? देखिए, ताजा खबर तो आपने बता दी है कि क्या है, लेकिन अभी तक बताया गया है कि करीब 18% मतदान हो चुका है 12 बजे तक। अब क्या स्पीड रहती है आगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस एसआईआर के चलते जो बंगाली जो थे, जो बाहर भी रहते थे अपने राज्य से, वो भी गाड़ियों में भर भर के, ट्रकों में, बसेस में, ट्रेनों में भर भर के वो वापस पहुंच रहे हैं, क्योंकि एसआईआर से उनके दिलो दिमाग में एक खतरा बैठ गया है कि अगर इस बार वहां वोट नहीं दिया हमने अपने गांव पहुंच के, तो हमारी नागरिकता जा सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अगर 90% से भी ऊपर मतदान का प्रतिशत चला जाए 5 बजे के बाद, तो उसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि और वैसे भी बंगाल में आमतौर पे मतदान का प्रतिशत बहुत ऊंचा रहता है। तो अब क्योंकि एसआईआर ने लोगों के दिलो दिमाग में खतरा पैदा कर दिया है, जो वहां रह रहे हैं उनको भी और जो बाहर हैं उनको भी। और वहां रहने वालों में देखिए, ये सबको ज्ञान है कि एसआईआर के आड़ में मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। आप ही के चैनल पे एक प्रोग्राम हमने किया था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से क्योंकि टीएमसी का हिंदू मतदाता तो है ही, उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट एक मुश्त टीएमसी को मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इस एसआईआर की आड़ में उन 5 जिलों में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे सबसे ज्यादा वोट कटे। कहते हैं कि जो टोटल वोट कटा है उसका 50% उन्हीं 5 जिलों में, जिसमें कि मुर्शिदाबाद, उत्तर परगना, दक्षिण परगना, पूर्व बर्धमान और हावड़ा, इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। और जिसमें बीजेपी जीती है वहां वोट उस तरीके से नहीं काटा गया है, वोट प्रतिशत उसमें तो 10% ही खाली टोटल के वोट कटे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो एसआईआर के आड़ में जो मतदाताओं का चुनाव किया जा रहा है, मतदाता चुनाव नहीं करेंगे, मतदाताओं का चुनाव आयोग कर रहा है कि कौन लोग हैं जो मत डाल सकते हैं और कौन लोग हैं जो नहीं डाल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एसआईआर है इस देश के संघीय ढांचे पर, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, संविधान की शुरुआत ही यहीं से है कि इंडिया इज आर्टिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेटों का एक संघ है, उसमें एक पश्चिम बंगाल भी है। लेकिन वहां व्यवहार ऐसा हो रहा है कि जैसे कि पश्चिम बंगाल हुआ कोई दुश्मन की टेरिटरी हो गई। जिस तरीके से वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2000 कंपनियां उतारी गई हैं, जैसे कि वहां दुश्मन का हमला होने वाला है और इसलिए वहां पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी जरूरी है। बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं सड़कों के ऊपर, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए। दो तरीके उनमें एक जो जिनका नाम कटने का डर है, या जिनको ये डर है कि हमें वोट नहीं डालने दिया जाएगा, हो सकता है बंद गाड़ियों के डर के मारे बाहर ना निकले,
बहुत ऐसी संभावना है, क्योंकि इन बख्तरबंद गाड़ियों का भेजना इस बात की ओर संकेत करता है। लेकिन देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ का चुनाव, जी, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो हमेशा से ही ये हिंसा ज्यादा होती है वहां पे। ये सीपीआईएम और उनके कांग्रेस के जमाने से, ये मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल के लोग बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, जोश के साथ, उत्साह के साथ और बहुत ज्यादा उत्तेजना में आ जाते हैं चुनावों को लेके। तो वो चीज, वो उसका परिलक्षित जो होता है वो चुनावी हिंसा में होता है। और यहाँ की खासियत यह है कि चुनाव हो जाने के बाद भी हिंसा होती है। तो उसमें, क्योंकि इस बार एक उनके पास हिंसा होने का एक जेन्युइन कारण है, और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही ऐसा एसआईआर हो गया हो, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। वो कुछ लोग कौन है वो आप जानते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जहां पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का भयानक तैनाती होती है, वहां पे मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जाता है। हमने यूपी के इलाकों में बहुत सोशल मीडिया पे फुटेज देखी है कि इस एसआईआर के बावजूद, कि ये एसआईआर के बावजूद कितने लोग अपना मतदान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, 27 लाख मतदाताओं का जो भविष्य अधर में लटका हुआ था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आखिर दिन तक जिनका फैसला हो जाएगा ट्राइब्यूनल में, वो वोट डाल सकते हैं। तो खबर आई है कि कल तक 136 मतदाता नए जुड़े हैं 27 लाख में से। तो ये तो उनके काम करने की स्पीड है, और ये काम करने का आप समझ में आ रहा है कि वो जो आप कह रहे हैं कि आखिर क्षण पे वो लोग डाल सकते हैं, तो उसमें 127 लाख में से केवल 136 मतदाताओं का फैसला वो लोग कर पाए हैं। अब ये जो चल रहा है, मतलब आप सरकार जो चुनाव सिर पे आ जाता है और तब आप एसआईआर की प्रक्रिया जारी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको मतदाता के शुद्धिकरण का इरादा नहीं है। आपका इरादा यह है कि मतदाता कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं डाल सकता, इसका तय चुनाव आयोग करेगा। और चुनाव आयोग किसके आदेशों पे काम कर रहा है? केंद्र सरकार के आदेशों पे काम कर रहा है। अब आपका अगला सवाल शायद ये, जी, मैंने एक तस्वीर दिखाई थी आपको। एक ये तस्वीर है जो टीएमसी ने शेयर की है जी। ये बीजेपी का बूथ पर मैनेजमेंट हो रहा है, वहां ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और एक टीएमसी के सांसद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन दीदी बोल रहे हैं कि सुबह सुबह वोट दे दिया। सुबह सुबह हम तो वैसे ही तैयार हो जाते हैं सुबह, और यह तो विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्य है, और ऐसे में मतदान देना हम सबों का अधिकार है। और हम तो आप लोगों के माध्यम से कहेंगे भी कि सभी लोग आएँ और जल्दी से जल्दी मतदान करें। इतना सेंट्रल वाहिनी देखे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन दीदी बोल रहे हैं कि केंद्रीय सेंट्रल वाहिनी लेके डर दिखाने के लिए इतना सेंट्रल वाहिनी। अरे इतना सेंट्रल वाहिनी अगर कश्मीर में रख दिया होता तो वहाँ पे 26 लोगों की मौत नहीं होती, या लाल किले के ऊपर अटैक नहीं होता। तो खैर पूरे देश भर में तो 3.4 लाख, पूरे देश में जब लोकसभा हुआ था तो 3.4 लाख थे, और बंगाल में केवल 2.4 लाख। तो लोग समझ ही सकते हैं, मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत सारे लोगों का नाम, इतनी सतर्कता इनकी जम्मू कश्मीर में रहती तो संभवतः बहुत सारे लोगों का नाम नहीं उठा है अभी। वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखा हुआ है कि एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए, एक आदमी भी वोट देने से वंचित नहीं रहना चाहिए। और ऐसे अनेकों नाम हैं जिनको छोड़ दिए गए। और जब कभी कोई कोर्ट में ये कहे कि इस बार नहीं तो अगली बार दे दो, तो ये कोई उधार तो नहीं है किसी से लिया हुआ कि आज पैसा नहीं दोगे चलो तो तुम कल मुझे देना या परसों दे देना। ये तो अधिकार है, 5 साल में एक बार आता है। रिजल्ट के बारे में क्या आशा रखते हैं? इस विषय पर तो दुनिया जानती है कि जो यहाँ से जीतते रहे वही जीतेंगे। जी मैम, आपने सुनी है बाइट, और अब आपका क्या नजरिया है? जी हाँ, इससे पहले आपने एक बूथ दिखाया खाली पड़ा है। देखिए, ये ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी के पोलिंग बूथ पे ज्यादा भीड़ होती है, जहां बस्ता लगा हुआ है पार्टी का, ज्यादा भीड़ होती है, समझ लिए उसके पक्ष में मतदान हो रहा है। और जिसका बूथ खाली है या कम भीड़ है तो उसके पक्ष में कम मतदान हो रहा है या मतदान हो नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे जो वहाँ के कार्यकर्ता है उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। इंतजार तो किया होगा, जब 12 बज रहे हैं या थोड़ी देर का पहले का भी वीडियो हो तो फोटो हो, तो इसका मतलब वहां पे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। दूसरी बात, ये जो थे ये कीर्तिवर्धन आजाद थे। ये इनके पिता किसी जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, भागवत झा आजाद, तो ये उनके बेटे हैं।
तो ये टीएमसी के सदस्य हैं। तो अब जो कह रहे हैं वो जो सवाल सारा सुरक्षा बलों के बारे में जो उठाया जा रहा है, इतनी जबरदस्त मौजूदगी कि ये मौजूदगी बताती है कि वो खौफ पैदा करके, जनता के दिलों में खौफ पैदा करके, या तो उनको चाहते हैं कि वो घर से बाहर ही ना निकले, या फिर निकले तो उनको वोट ना देने दिया जाए। वोट देने भी दिया जाए तो उनको बता दिया जाए कि तुम्हें देख लेंगे, या तो हमारे पक्ष में देना या फिर हम तुम्हें देख लेंगे। तो इस तरीके की जो चल रही है यहाँ पे, मतलब क्या वजह है कि चुनाव से जस्ट पहले आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीआईजीज वहां पे, डीजी वहां पे, डायरेक्टर जनरल्स वहां 6 बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। मतलब क्या मीटिंग कर रहे हैं भाई? ऐसा कभी सुना आपने कि एक तो इतनी मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, और फिर उनके डीजीज बैठ के वहां पे मीटिंग कर रहे हैं? तो साफ उसका एक संदेश भेजना है कि जनता के अंदर कि हम आपको डरा रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्टर्स बताते हैं कि जो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं वो डरने वालों में से नहीं है कि फोर्स को देख के वो अंदर बैठ जाएंगे, ये उनको ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी जो ब्यूरोक्रेसी को तबादले करना हुआ, मतलब चुनाव से पहले होते हैं कई बार तबादले कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो जिस तरह थोक के भाव तबादले किए गए अफसरों के, मतलब चीफ सेक्रेटरी तक बदल दिया गया। ये पहली बार हुआ कि चुनाव से पहले राज्य का चीफ सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया हो। तो 400 से ऊपर तबादले होते हैं, 2 4 10 हो गया ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें कि भाई आपकी ब्यूरोक्रेसी भी बदल दी, आपकी पुलिस फोर्स को भी हमने पैरामिलिट्री फोर्स से रिप्लेस कर दिया है, और एसआईआर में हमने अपने मन मुताबिक के मतदाता डाले हैं। तो इससे तो लगता है कि बीजेपी जीतेगी। लेकिन मेरा मेरा इसका एंगल है, देखिए, अगर हम ये पैमाना माने कि औरतों के वोट से ही, आजकल महिलाओं के वोट से ही जीत हार हो रही है, तो उस पैमाने पे ममता बनर्जी भारी बैठती हैं। कैसे? ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। और आज से नहीं, 2000 जब से वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी उस कार्यकाल में भी उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू कर दी थी। उसमें आपकी लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें कि 1500 रुपया तो सामान्य वर्ग की महिला को मिलता है महीने का, और 1750 रुपये SC ST वर्ग की महिला को मिलता है। कन्याश्री लड़की की पढ़ाई के लिए, और रूपाश्री लड़की की शादी के लिए, जब वो 18 साल की हो जाए और पढ़ रही हो तो 25,000 रुपया दिया जाता है। ये, और उसके अलावा जो है कि उनको स्वास्थ्य के लिए, कि घर बैठे ही स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। तो इस तरीके की योजनाएं ममता बनर्जी ने चलाई हैं, जो कि उस समय तक हमारे राज्यों में इस तरह की योजनाएं थी नहीं। इवन इनमें से एक योजना को तो वहां UNO का अवार्ड तक मिला था ममता बनर्जी को। इसको लेने के लिए हमारी वर्तमान सरकार ने 2017 में जाने नहीं दिया था। इतनी अच्छी योजना थी कि आप महिला सशक्तिकरण की ये योजना लेके आए हैं। तो क्योंकि हम मध्य प्रदेश के जमाने से देख रहे हैं, चुनाव के टाइम से, कि लाडली बहना महाराष्ट्र में, लाड़की बहना आपके जीविका दीदी बिहार में, तो सब जगह हो रहा है कि महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, उसके बदले में वोट मिल रहा है। तो ममता बनर्जी तो इस हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मी भंडार योजना, आपके कन्याश्री और रूपाश्री मिला के 4-5 हजार रुपया महीना पहले से ही दे रही है, आज से नहीं दे रही है, 15 साल हो गए। तो और यही वजह है कि वो हमेशा जीतती आ रही हैं कि महिलाओं का वोट एक मुश्त मिलता है। और रही बात महिला शक्ति अधिनियम, महिला अभिनंदन बिल की आप लाए हैं जो आरक्षण के लिए, तो उन्होंने तो इस बिल से पहले ही उनके आरक्षण है। सबसे ज्यादा तो उनके सांसद है, पार्टी की सीटों के मुकाबले में 29 सांसद उनके लोकसभा में है, उसमें से 11 महिलाएं हैं। ऐसी उनके विधानसभा में है। इस बार भी 52 महिलाएं खड़ी की है उन्होंने, बीजेपी ने 36 की है शायद। तो अभी भी उनका प्रतिशत ज्यादा है। उनके मंत्रिमंडल में बहुत 8 महिलाएं मंत्री हैं। तो सब जगह जो महिला का, जो आपने कहा कि महिला शक्ति वंदन हम लाए हैं, उसकी वजह से बंगाल की महिलाएं जो हैं बीजेपी के पक्ष में आके वोट दे देंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि ममता बनर्जी बहुत लंबे समय से इस तरीके के नारी वंदन के काम कर रही है। एक मैं और कहना चाहती हूँ, नारी वंदन का शोर मचा रखा है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये वीडियो है जो आपके समक्ष स्क्रीन पर है, ममता बनर्जी का रोड शो हो रहा है भीड़ में। अच्छा। आप ये देखिए कि भीड़ का जुनून कैसा है। और ममता बनर्जी वाहन पर नहीं है, वो पैदल है। और पैदल आप देखिए कितना
वही चप्पल, वही सादगी, वही सब कुछ। ऐसे में इतना लंबा रोड पे पुलिस प्रशासन दोनों तरफ लगा हुआ है, लेकिन भीड़ बेकाबू है। कैसे निकाल पाओगे दिलों से? आपने देखा कि बंगाल में लगभग 30 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज्य किया, 25-30 साल, 25-30 साल के ही करीब हो गया ममता जी का, वो सीपीएम का। तो क्या ये मान लिया जाए कि बंगाली थक चुका है कि अब 15 साल में ममता जी को बाहर कर देगा, जो 30 साल तक झेलता हो किसी सरकारों को? देखिए, ममता जी को जो पिछले बार का जो वोट मिला था, जितना उनको सीटें मिली, उसके मुकाबले में ये हो सकता है, अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को माने कि देखिए बाकी तो बाकी जो, अगर देखिए हम यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को इसलिए मान रहे हैं कि हमें और पैमानों पे लग नहीं रहा है ममता हार सकती है, क्योंकि महिलाओं का पैमाना आजकल सबसे बड़ा पैमाना माना जा रहा है कि महिलाएं कहाँ वोट देंगी, महिलाएं वहां वोट देंगी जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। एक क्राइटेरिया बन गया है, पैसा दो वोट लो। तो उस हिसाब से तो ममता बनर्जी आज से नहीं, सालों, 10 साल से, 12-15 साल से 5,000 रुपया लगभग दे रही है। और इस बार तो बेरोजगार युवकों को भी 1,500 रुपया भत्ता है उनका महीने का। तो उसमें जो जिस वजह से उन्होंने दिया है, तो इसमें ये तो जरूर हो सकता है कि जो कुछ शहरी वर्ग में कोई असंतोष हो सकता है, या जो अभी जो ये हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी, ये कुछ प्रभावित कर सकती है। और देखिए 15 साल में तो एंटी इनकम्बेंसी अपने आप ही पैदा हो जाती है, एक फटीग पैदा हो जाता है, थकान की, अरे ऊब पैदा हो जाती है कि बहुत समय हो गया, अभी चेंज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी तो उसके बावजूद ममता की सीटें कम जरूर हो सकती है। कितनी कम होगी ये तो मैं नहीं कह सकती, पूरा वोट डालने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो मतलब गद्दी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो ये चीज जो है, ये ममता बनर्जी के पक्ष में मुझे जाती हुई लग रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि इस सरकार के इरादों पे आप किसी भी तरीके से भरोसा कर नहीं सकते। ये जो सरकार है, इनकी कारगुजारियां ऐसी है शिव कुमार जी, ये जो इन्होंने एसआईआर का मुद्दा किया है और 27 लाख लोग उससे बाहर हो गए। तो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक पेपर है गार्डियन, उस गार्डियन ने ये स्टोरी की है कि वहां चुनाव हो रहे हैं और लाखों मतदाता सूची से बाहर है, वहां पे उनका नाम ही नहीं है। कि ये किस तरह का लोकतंत्र है जहां पे मतदाता सूची का नाम नहीं है और वो अभी डिस्प्यूटेड है कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते वोट। तो आप ये देखिए, ये इनकी करतूतों की वजह से हमारी इलेक्शन प्रक्रिया जो दुनिया में विख्यात थी कि चुनाव होते हैं, समय पर चुनाव हो जाते हैं, मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ पे जड़ें मजबूत हैं, तो वहां पे सवाल उठाए जा रहे हैं हमारे लोकतंत्र पे। और ये सवाल उठाने वाली बात है, आपने मतलब किस अधिकार के तहत? और आपको अगर लगता था कि इतने मतदाता वहां निकलेंगे तो आपको 6 महीने पहले करवा लेते बंगाल का शुरू। ये आपकी जो चालाकियां जो है ना, कि एन चुनाव से 2 महीने पहले, एन चुनाव से 1 महीना पहले एसआईआर चालू कर दो, उसमें भगदड़ मचेगी, कुछ के नाम रह जाएंगे, कुछ करवा पाएंगे अपना नाम, कुछ साक्ष्य दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ गांव वापस लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे, और वो अपना काम इनका बन जाना है। लेकिन जो जिस एसआईआर की वजह से जो बिहार में रिजल्ट आया, उससे ये तो लगता है कि क्योंकि एसआईआर का एक ऐसा हथियार इन्होंने चल रखा है, इनके पक्ष में जाता है, जो कि उसकी काट अभी विपक्ष ढूंढ नहीं पाया है। हालांकि वोट चोरी को लेके राहुल गांधी ने बहुत अभियान छोड़ा, बड़े साक्ष्य भी दिखाए, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। तो ये जो एसआईआर के बहाने, मैं तो ये कहती हूँ कि ऑफिशियल एसआईआर तो अब बिहार से शुरू हुआ है, ये अनऑफिशियल एसआईआर 2019 के बाद से हर विधानसभा चुनाव में हुआ है। हर एक विधानसभा चुनाव हमें पता नहीं चल पाया, पत्रकारों को भी जो ग्राउंड रिपोर्ट करते थे, भाई हवा तो चल रही है, हवा तो चली, कोई पहचान नहीं पाया कि किस तरीके से मतदाता सूचियों में हेरफेर कर लिया गया है। ये तो जब महाराष्ट्र का इलेक्शन आया तब ये बात लाइट में आई कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से लेके विधानसभा चुनाव तक में 70 लाख मतदाता बढ़ गए। कि ऐसे कितने लोग पैदा हो गए इतने दिनों में। एक आंकड़ा होता है ना, स्टैटिस्टिक्स का एक नियम होता है कि कितनी आबादी बढ़ेगी। तो तब जाके जांच पड़ताल शुरू हुई और फिर माकड़वाड़ी का जो चुनाव था वहां से पता चला कि ये खेल चल रहा है। उसके बाद जो उन्होंने जांच पड़ताल की तो आपने देखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूरा सब बहुत लंबे चिट्ठे उन्होंने दिखाए।
और एक बार के लिए बोलती बंद हुई इनकी, और लगा भी बिहार में ऐसा होगा, लेकिन अगेन वही आता है, देखिए बिहार में सरकार इनकी थी, अब यहाँ पे है विपक्ष की सरकार। तो ये देखना होगा कि यहाँ पे कितना प्रभाव ये लोग डाल पाते हैं। लेकिन हाँ जरूर है कि जीत का मार्जिन और वोट का प्रतिशत कम हो सकता है, हारने का मुझे अभी संभावना इतनी नजर नहीं आ रही है जी। क्या हुमायूं कबीर के सरेंडर कर देने से और ओवैसी का भी मामला ठीक नहीं दिख रहा है बंगाल में, जब से उनका आपसी गठबंधन टूटा? मुझे लग रहा है कि माइनॉरिटी का वोट तो एक तरफा हो गया। ऐसे में भाजपा कमजोर हुई या भाजपा ताकतवर हुई? हालांकि सब तरीके से वोटरों को धमकाने का काम, उन्हें मैनेज करने का, ये सारा काम भाजपा कर चुकी है। और जिस हिसाब से जो खाली बूथों के कहीं ना कहीं तो ये फोटो आए ही होंगे, अगर ऐसे 10-20 फोटो भी है तो भी बहुत बड़ा असर है। इतने पर भी अगर ये हाल है तो क्या होगा? और अगर बीजेपी जीती इन पोजीशंस में तो फिर क्या हाल होगा? जी अभी जैसा आपने बताया, अभी आप जैसा बता रहे थे कि उन चुनावों, उन सीटों पे मतदान हो रहा है जिनमें की ज्यादातर सीटों पे, मतलब 77 में से 52 आपने बताया था कि बीजेपी जीती है उन सीटों पे, वहां आज ही बता। और अगर ये उन्हीं सीटों में से एक बूथ की तस्वीर है जहां खाली पड़ा है, तो वो तो एक बीजेपी के लिए गहरी चिंता का विषय है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो आपने अभी हुमायूं कबीर की बात की, देखिए वो जो चीज था स्टिंग ऑपरेशन, पहले तो उन्होंने डिनाई कर दिया था कि ये एआई से बना हुआ है, लेकिन अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है कि नहीं ये वीडियो सही है और मेरी ऐसी बात हुई थी। अगर ये बात हुई है और जन जन तक वहां पहुंची है, देखिए 1000 करोड़ रुपया, मतलब मतदान को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अगर एक आदमी को दिया जा रहा है, हुमायूं कबीर को, तो आप अंदाजा लगाइए वहां कितने हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा होगा। और उससे जो एक नैरेटिव इनका बिगड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद हो सकता है कि उस हुमायूं कबीर के चक्कर में या ओवैसी के चक्कर में वोट बढ़ जाता, लेकिन अब जो वहां का मतदाता है उनको समझ में आ गया कि नहीं, हमें किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, सब बिके हुए हैं। तो अब मुझे तो लगता है कि जो आपने कहा कि एक तरफा वोट पड़ेगा। रही दूसरी बात कि देखिए ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि बंगाली अस्मिता से ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। झालमुड़ी खाने से या मछली खाने से आप बंगाली नहीं हो जाएंगे। उन बंगालियों को भी पता है कि आप यहाँ दिखाने के लिए मछली खा रहे हैं, और वैसे आप दुनिया भर का लोगों को मारते और पीटते रहते हैं खान पान के ऊपर। आप चाहते हैं कि हमारे हिसाब से लोगों का खान पान हो, तो वो चीज जो है, और ये जो आप कहते हैं आज अमित शाह जो है, उनको अभी भी सबक नहीं मिला। मोदी ने दीदी और दीदी की आवाज लगाई थी, उसके बाद क्या हुआ? और अभी अमित शाह ए दीदी लगा रहे हैं, ए दीदी। मतलब कुछ आप भी इतने उम्र दराज आदमी हैं, और जिस दीदी को आवाज लगा रहे हैं वो भी उम्र दराज औरत है आपकी उम्र की। मतलब इनको यही नहीं पता है। ये याद है आपको प्रधानमंत्री बंकिम चंद्र चटर्जी को लोकसभा में बंकिम दा कह रहे थे, तो यहाँ वहीं के जो सांसद थे उन्होंने कितना जबरदस्त विरोध जताया था कि क्या आपकी उम्र, आपका दोस्त है, आपके साथ कंचे खेले उसने जो आप दा बोल रहे हैं, बंकिम बाबू बोलिए। मतलब आप जो है बंगाली बनने के चक्कर में बंकिम बाबू कहना चाहिए था आपको, और आपने बंकिम दा कह दिया। तो वो चीजें याद रखता है इंसान कि आप जबरदस्ती बंगाली, कोई दाढ़ी बढ़ाने से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, या आप मछली खाने से या झालमुड़ी खाने से आप बंगाली नहीं बन जाएंगे। आपको सम्मान करना पड़ेगा बंगाली। आप उनको डरा तो रहे हैं, आपने वह इतनी भारी भरकम फौज उतार रखी है पूरी, जैसे कि दुश्मन का हमला होने वाला हो, कि अभी पाकिस्तान से कोई हमला होने वाला है बंगाल के ऊपर, इसलिए वहां इतनी फौज उतरी हुई है, वो उतार रखी है। तो आप दिलों को कैसे जीतेंगे? आप तो दिल नहीं जीत सकते ऐसे खौफ के साए में। आप उनको मतदान करने से रोक सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, या ना निकलने दे घरों से भी बाहर, वो तो आप भले ही कर ले, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में जो है चुनावी हिंसा एक आम चीज है, एक प्रैक्टिस है, वहां पे एक हिस्सा है चुनाव का वो, जिससे कि सब डर रहे हैं। ठीक है, अब पिछली बार भी आपने लगाई थी, हर बार लगाई जाती है, और एक्स्ट्रा फोर्स तो हर स्टेट में लगाई जाती है जिस टाइम चुनाव हो रहा हो, क्योंकि लोकल स्थानीय पुलिस है वो जो इतनी पर्याप्त नहीं होती, इसलिए बाहर से लाई जाती है।
लेकिन आपने तो पूरा वहां पे कंपनियां उतार दी 2000। तो ये जो है इसके बारे में जिस चीज की आलोचना हो रही है, तो जो चुनाव है वो दिलों को जीता जाता है, लेकिन फिर वहीं आ जाती है सारी बात, रुक के आखिर में SIR के ऊपर आ जाती है कि भाई SIR एक ऐसा इनका अमोघ अस्त्र है कि उसके आगे सब कुछ फीका। और इसीलिए आप देखेंगे ज्ञानेश कुमार जो है, मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया, आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, उसके खिलाफ शिकायत जा रही है, कोई एक्शन नहीं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ तुरंत नोटिस जारी कर दिया उन्होंने। तो वहां पे चुनाव आयोग इतना पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। आपने इतनी भारी भरकम फौज उतारी हुई है, देश का प्रधानमंत्री उतरा हुआ है, मंत्रिमंडल उतरा हुआ है, राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडलों के समेत उतरे हुए हैं, सारे विधायक और सांसद उतरे हुए हैं। शिवकुमार जी, मेरी अच्छी स्मृति में याद है कि प्रधानमंत्री जो है ना, केंद्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री, तो राज्यों में चुनाव हो तो 1 या 2 बार जाया करते थे चुनाव, 1 या 2 रैली बस, बाकी लोकल स्थानीय नेता देखते थे चुनाव। और अब क्या हो गया है, राज्य का चुनाव घोषित होने दीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में ताला लग जाता है, प्रधानमंत्री पूरे महीने भर के लिए गायब, पूरा मंत्रिमंडल गायब, और खर्चा सो अलग। प्रधानमंत्री जो SPG सुरक्षा में चुनाव प्रचार करते हैं वो किसके मत्थे बढ़ा जाता है? अरे भाई, पार्टी के मत्थे बढ़ा जाना चाहिए ना वो चुनाव प्रचार का। लेकिन चल रहा है, सब कोई पूछने वाला नहीं है, चुनाव आयोग के काम है ये सारे। अब चुनाव आयोग ही अगर कॉम्प्रोमाइज है तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रखा है, तो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, और दुनिया भर की संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज है। तो कहां से आप निष्पक्ष चुनाव की आशा कर सकते हैं? और अगर इन सब के बावजूद भी अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो सलाम होगा मेरा उनको। जी चलिए, अब फिलहाल दर्शकों तक ये खबर पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर आगे जो जानकारी मिलेगी उसे लेकर हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए, आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।